कहानी दो आदमियों जिम्मी और जोडियक से शुरू होती है। जोडियक ने जिम्मी को बुरी तरह पीटा है। जिम्मी को होश नहीं है क्योंकि जोडियक उसका चेहरा कपड़े से ढक देता है और उसे घसीटकर कब्रिस्तान में ले जाता है। माहौल ठंडा, अंधेरा और खामोश है। जोडियक बंदूक की नोक पर जिम्मी को अपनी कब्र खुद खोदने के लिए मजबूर करता है। जिम्मी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे और दर्द से वो खुदाई शुरू करता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद कुछ चौंकाने वाला होता है। मिट्टी के अंदर से अचानक एक हाथ निकलता है, और भी परेशान करने वाला। हाथ अभी भी हिल रहा है, जैसे जिसका भी वो है वो जिंदा है। इससे पहले कि जिम्मी समझ भी पाता कि वो क्या देख रहा है, जोडियक उसे गोली मार देता है। लेकिन कुछ नामुमकिन होता है। जिम्मी नहीं मरता। जोडियक कंफ्यूज हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। वो जिम्मी के शरीर में कई गोलियां दागता है, लेकिन जिम्मी अभी भी जिंदा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिम्मी जोडियक की बंदूक पकड़ लेता है और उसे गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। जोडियक के मरने के बाद जिम्मी मिट्टी से हाथ बाहर निकालता है और पाता है कि वो एक लड़की का है। हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है, लंबे समय तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद भी। जिम्मी पूरी तरह कंफ्यूज है। वो अभी अभी कई गोलियों से बचा है और अब वो एक लड़की को देख रहा है जो जिंदा दफन होने के बाद भी बच गई। उसे इन सब बातों का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। जिम्मी लड़की के साथ जोडियक की कार में बैठ जाता है। वो अपना परिचय जोफिया के रूप में देती है। जिम्मी उससे पूछता है कि वो इतनी गोलियों से कैसे बच गया। जोफिया जवाब नहीं देती है। इसके बजाय वो कार स्टार्ट करती है। जैसे ही कार स्टार्ट होती है, एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन किसी तरह दोनों बच जाते हैं। उनके कपड़े जल जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर एक भी खरोच नहीं आती है। अब जोफिया आखिरकार सच बताती है। वो जिम्मी से कहती है कि वो मर नहीं सकती, और अगर कोई इंसान उसे छूता है तो वो भी अमर हो जाता है। जब जोडियक ने पहले जिम्मी को गोली मारी थी, तो जोफिया का हाथ जिम्मी के पैर को छू रहा था, इसीलिए गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही जिम्मी ये सुनता है, वो अपना हाथ जोफिया के हाथ में हथकड़ी लगा लेता है, ताकि वे हमेशा जुड़े रहें। अब जब तक वो उसे छू रहा है, वो भी अमर। फिर मूवी 3 दिन पहले की कहानी पर आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि जिम्मी इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा। 3 दिन पहले जिम्मी का दोस्त गैरी उसे एक ट्रक डिलीवरी जॉब के बारे में बताता है। उन्हें बस एक ट्रक को एक लोकेशन पर डिलीवर करना है और उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिम्मी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए वो मान जाता है। वे ट्रक को दी गई लोकेशन पर डिलीवर करते हैं। गैरी पेमेंट लेने जाता है, लेकिन अचानक गैरी गायब हो जाता है और जोडियक आकर जिम्मी के पास बैठ जाता है। उसके बाद जोडियक जिम्मी को लगातार 9 दिनों तक टॉर्चर करता है। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो हम मूवी की शुरुआत में ही देख चुके हैं। वापस प्रेजेंट टाइम में जिम्मी गैरी को कॉल करता है और उनके पैसे के बारे में पूछता है। गैरी कहता है कि उसे पहले ही पेमेंट मिल गई है और जिम्मी को अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। जिम्मी कहता है कि वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। वहां जाने से पहले जिम्मी सोफिया के साथ एक हॉस्पिटल जाता है। जिम्मी के पिता बहुत बीमार हैं और मरने वाले हैं। जिम्मी को अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अपने पिता से कुछ देर बात करने के बाद जिम्मी पैसे लेने चला जाता है। रास्ते में एक कार जिम्मी और जोफिया से टकरा जाती है, लेकिन क्योंकि जिम्मी जोफिया को छू रहा है, इसलिए उनमें से किसी को चोट नहीं लगती। फिर एक और कार आती है। सूट पहने एक आदमी बाहर निकलता है और उन्हें बताता है कि उनका बॉस उनसे मिलना चाहता है। उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाया जाता है और कहीं और ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम जिम्मी के बॉस फाल्को को देखते हैं, जो एक ताकतवर गैंगस्टर है। फाल्को के एक बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दिया। फाल्को शांति से उसे खाना खिलाता है और फिर बेरहमी से तलवार से उसका गला काट देता है। उसी समय जिम्मी और जोफिया आ जाते हैं। ये देखकर वे चौंक जाते हैं। फाल्को उन्हें अपने सामने बिठाता है। वो जिम्मी को बताता है कि जिस ट्रक को वो डिलीवर करने वाला था, वो कभी सही जगह नहीं पहुंचा। मतलब जिम्मी ने उसे दूसरे गैंग को डिलीवर कर दिया। फाल्को जिम्मी को चीजें ठीक करने के लिए 1 दिन देता है, वरना वो उसे मार डालेगा। वो जिम्मी को दूसरा ट्रक डिलीवर करने के लिए भी मजबूर करता है। जिम्मी और जोफिया दूसरा ट्रक लेते हैं, लेकिन फाल्को को अब जिम्मी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो 2 आदमियों को उसका पीछा करने के लिए भेजता है। जिम्मी आखिरकार उनसे बच निकलता है और ट्रक को दूसरी जगह ले जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि अंदर क्या है। जब जिम्मी और सोफिया ट्रक खोलते हैं तो उन्हें अंदर कई लड़कियां बंद मिलती हैं। उन सभी के चेहरे पर एक जैसा निशान होता है। लड़कियों को लगता है कि जिम्मी और जोफिया ने उन्हें किडनैप किया है। जिम्मी बताता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन एक लड़की जिम्मी को धक्का देकर भाग जाती है। फिर जिम्मी को कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डायना भी ट्रक के अंदर है। फिर मूवी में 1 हफ्ते पहले का एक सीन दिखाया जाता है। जिम्मी और डायना साथ में समय बिता रहे थे। डायना ने उसे बताया कि उसके कॉलेज ने उसे बर्लिन में नौकरी का ऑफर दिया है। जिम्मी नहीं चाहता था कि वो जाए। उनकी बहस हुई और उनका ब्रेकअप हो गया। अभी के समय में डायना ट्रक के अंदर फंसी हुई है। इन सभी लड़कियों को नकली नौकरी का ऑफर इस्तेमाल करके फुसलाया गया था।
लड़कियों बताती हैं कि डिवाइस उनके पेट के अंदर लगाए गए हैं और उन्हें नहीं पता कि वे क्या करते हैं। जिमी वादा करता है उन्हें सुरक्षित रूप से हॉस्पिटल ले जाने के लिए। कुछ लड़कियां उस पर भरोसा नहीं करती और चली जाती हैं, लेकिन डायना उसके साथ रहती है। इस बीच भागी हुई लड़की एक गेट पर पहुंचती है और वहां लोगों से कहती है कि अगर वे उसके पेट से डिवाइस निकाल दें तो वह दूसरी लड़की की लोकेशन बता देगी। गेट खुलता है और उसे अंदर ले जाया जाता है। जिमी बाकी लड़कियों को हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। फाल्को के आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिमी सभी लड़कियों से जोफिया को छूने के लिए कहता है। एक बार जब वे उसे छू लेंगी तो वे सभी कुछ समय के लिए अमर हो जाएंगी। गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा। वे सफलतापूर्वक हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। लड़कियां जोफिया से अपने हाथ हटाती हैं और अंदर भागती हैं। डायना जिमी को धन्यवाद देती है और अंदर चली जाती है। इस बीच भागी हुई लड़की एक घर के अंदर पकड़ी जाती है। उसे एक रिमोट दिया जाता है और एक बटन दबाने के लिए कहा जाता है। वह बिना सोचे समझे उसे दबा देती है। उसी समय हॉस्पिटल के अंदर सभी लड़कियां अचानक एक एक करके फटने लगती हैं। उनके पेट में बम लगाए गए थे। डायना भी धमाके में मर जाती है। जिस लड़की ने बटन दबाया था वो भी मारी जाती है। उसके सामने कोलक नाम की एक छोटी लड़की बैठी है। हैरानी की बात यह है कि ये छोटी लड़की असल में गैंग की लीडर है। पूरा बम प्लान उसी का आइडिया था। को के आदमियों ने जिमी और जोफिया को पकड़ लिया। वे उन्हें अलग करके अलग अलग सेल में बंद कर देते हैं। जिमी को गैरी भी वहीं मिलता है। गैरी कहता है कि उसे भी किडनैप कर लिया गया था और उसे कभी पैसे नहीं मिले। जिमी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर कोल्क जिमी के सेल में आती है। वो गैरी को एक मेटल की चीज देती है और वादा करती है कि अगर वो जिमी को बुरी तरह पीटेगा तो वो उसे छोड़ देगी। गैरी बेबस होकर जिमी को पीटना शुरू कर देता है। कोलक को यह देखकर मजा आता है। इस बीच जोफिया कैद से भाग जाती है और दूसरी लड़कियों को आजाद कराती है, लेकिन उसे फिर से पकड़ लेता है और लड़कियों के पेट में फिर से बम लगाने के लिए सर्जरी का ऑर्डर देता है। एक साइको डॉक्टर उनका ऑपरेशन शुरू करता है। जब जोफिया की बारी आती है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुई मुड़ जाती है। जोफिया खड़ी होती है और सबको मारना शुरू कर देती है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करके डॉक्टर को मार देती है और लड़कियों के साथ भाग जाती है। फिर सीन बदलता है और हम एक हॉस्पिटल का कमरा देखते हैं, जहां एक बूढ़ी औरत ध्यान से जोफिया का चेहरा कागज पर बना रही है। उसके बगल में जिया नाम की एक लड़की बैठी है जो बूढ़ी औरत की ड्राइंग की फोटो ले रही है। स्केच बहुत डिटेल्ड दिखते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे बूढ़ी औरत जोफिया को पर्सनली जानती हो। उसी समय जोफिया पूरी तरह से भागने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार छिपने की कोशिश करते हुए एक जहाज पर चढ़ जाती है। जहाज पर वो जिया से मिलती है। जिया जोफिया को बूढ़ी औरत के बनाए स्केच दिखाती है। जोफिया अपना चेहरा इतनी अच्छी तरह से बना हुआ देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि ये स्केच किसने बनाए हैं। जिया उसे बताती है कि ये सिर्फ जिमी ही समझा सकता है। दूसरी तरफ जिमी अभी भी कोल्क के कब्जे में है। उसने उसे तालाब के ऊपर एक पेड़ की टहनी से उल्टा बांध दिया है। धीरे धीरे उसके आदमी उसे पानी के और करीब लाते जा रहे हैं। कोल्क का प्लान आसान है। एक बार जब जिमी का पूरा चेहरा पानी में चला जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा, धीरे धीरे तकलीफ में। वो ठीक यही चाहती है। आखिरकार जिमी का चेहरा पूरी तरह पानी में डूब जाता है। कोच को लगता है कि वो मर चुका है और वो उस जगह से चला जाता है, लेकिन अचानक जोफिया पानी में कूद जाती है और जिमी को छू लेती है। जैसे ही वो उसे छूती है, जिमी फिर से अमर हो जाता है, पानी के अंदर भी। जोफिया उसे खोलती है और पानी से बाहर खींचती है। सुरक्षित होने के बाद जोफिया आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज बताती है। उसका पोर्ट्रेट बनाने वाली बूढ़ी औरत असल में एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने जोफिया को श्राप दिया था, वो कभी नहीं मर सकती। जोफिया 100 साल से ज्यादा की है, लेकिन वो बूढ़ी नहीं हुई है और उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन ये अमर होना उसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, ये एक श्राप है। वो इतनी लंबी जिंदगी जीकर थक गई है और मरना चाहती है। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। जोफिया को उस चुड़ैल से एक खास मंत्र लेना होगा। जब जोफिया वो मंत्र बोलती है तो जो उसे सुनता है वो अमर हो जाता है और जोफिया आखिरकार नश्वर हो जाती है और मर सकती है। जिमी को एक आइडिया आता है। वो सुझाव देता है कि सोफिया को ये मंत्र उसके पिता को बोलना चाहिए। उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने वाले हैं। अगर वो मंत्र सुनता है तो वो अमर हो जाएगा और बच जाएगा। फिर सोफिया जिमी को चुड़ैल का बनाया स्केच दिखाती है। जिमी को तुरंत पता चलता है कि चुड़ैल उसी हॉस्पिटल में है जहां उसके पिता भर्ती हैं। जिमी और सोफिया हॉस्पिटल की ओर भागते हैं,
लेकिन हॉस्पिटल के बाहर कॉ और फाल्को दोनों पहले ही आ चुके हैं। वे दोनों जिमी को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उन्हें धोखा दिया है। हॉस्पिटल के अंदर जिमी और सोफिया चुड़ैल के पास पहुंचते हैं, लेकिन चुड़ैल बहुत कमजोर है और मरने के करीब है। जिमी अपने पिता को वहां लाता है और चुड़ैल से विनती करता है कि वो जल्दी से मंत्र बताए ताकि वो अपने पिता को बचा सके। मरने से पहले चुड़ैल सोफिया को मंत्र फुसफुसाती है। ठीक उसी समय फाल्को के आदमी उन पर हमला करते हैं, लेकिन एमा नाम की एक औरत आती है और उनसे लड़ना शुरू कर देती है, जिससे जिमी और सोफिया सुरक्षित बच निकलते हैं। जैसे ही वे हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कॉक्स के आदमी बाहर से हमला कर देते हैं। एमा जिमी के पिता को कहीं सुरक्षित जगह छिपा देती है। जिमी सोफिया का फिर से हाथ। अब वे दोनों अमर हैं। को और फाल्को के आदमी उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। जिमी के पिता ये सब शौक में देखते हैं। फिर अचानक वो खड़े होते हैं, बंदूक उठाते हैं, फाल्को और तनिन की ओर बढ़ते हैं और दोनों को मार देते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। जिमी के पिता असल में शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस हैं। फाल्को और तनिन उनके अंडर काम कर रहे थे। जिमी के पिता असली प्लान बताते हैं। जिमी के पास एक खास काबिलियत थी जिससे जोफिया को ढूंढने में मदद मिल सकती थी। इसीलिए उसके पिता ने सब कुछ मैनिपुलेट किया और जिमी को इस पूरी सिचुएशन में डाल दिया ताकि जिमी जोफिया को ढूंढ सके और उसके पिता मंत्र सुन सके और अमर हो सके, जिससे उसका क्रिमिनल एम्पायर हमेशा बना रहे। जिमी पूरी तरह से टूट गया है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने सिर्फ पावर के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसे टॉर्चर और मौत के करीब पहुंचाया। जिमी को पता चलता है कि उसके पिता ने पहले भी जोफिया को पकड़ लिया था, लेकिन उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। इसीलिए उन्होंने उसे पहले ही जिंदा दफना दिया था। अब दिल टूटा हुआ जिमी जोफिया से कहता है कि वो अपने पिता को ये मंत्र न बताए। वो उसके साथ हॉस्पिटल से निकल जाता है। उसके पिता उन्हें गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि जिमी जोफिया का हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए गोलियां कुछ नहीं करती। अगली सुबह फाल्को और कुल्क की लाशें दिखाई जाती हैं। जब कोई कुल्क की लाश को पलटता है तो वे देखते हैं कि उसका आधा चेहरा उड़ गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो अभी भी जिंदा है। और इस चौंकाने वाले सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।